Hello, welcome to my channel Educate India. Students, today we will learn the first chapter of civics, that is power sharing, of class 10th. Power sharing, that is division of work among different groups. In this chapter we will learn two stories, one of Belgium and second of Sri Lanka. Belgium is a very small country with a population of 1 crore, and it is an European country. Near about to the country has the population near about the Haryana state of India. In this country, the ethnic composition is complex. Ethnic means social division which is based on शेयर्ड कल्चर. शेयर्ड कल्चर होता है जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो जो हम आपस में बांट कर चलते हैं एक दूसरे की मिलती जुलती सभ्यता से, उस पर समाज जो है वो बटा हुआ था. पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप. या तो वो शारीरिक तौर से एक समान होते हैं या फिर उनकी संस्कृति सभ्यता, या फिर दोनों शारीरिक और सभ्यता के आधार पर भी एक जैसे ही लोग जो होते हैं. दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी. ज़रूरी नहीं है कि उनका इलाका एक हो या फिर उनकी जो नेशनैलिटी राष्ट्रीयता वो एक हो. इन बेल्जियम में भी यही तरीका था. वहाँ पर लोग जो थी जनसंख्या की गिनती वो 1 करोड़ के लगभग थी, और उसमें जो एथनिक कंपोजिशन थी यानी लोगों का जो ये डिवीज़न था, इट वाज वेरी कम्प्लेक्स. कम्प्लेक्स होता है गुंजलदार, बड़े गुंजलदार था. ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स द डच लैंग्वेज. Another 40% people live in Wallonia region and speak the French. Remaining 1% of the Belgians speak German. As you can see in this map, Belgium shares its borders with the Netherlands, Germany, Luxembourg and France. This country is very small. इसके 3 हिस्से हैं. First one, upper to Brussels is Flemish, and below this Brussels is Wallonia, and third region is Brussels. And in this area, all these 3 areas, the division of language is like you see here in this pie chart. You can see that 1% people only speak German, and 40% people speak French language, and 59% speak Dutch language. So you can see here also in according to the map you go, and then that means the region is divided into 3 areas where the German side, a very little one, the boundary of German, they speak German language, correct? And the Flemish, they speak French, and the others speak Dutch language. In the capital city Brussels, this red one, this is the capital of Belgium. There the people, 80% of the people, they speak French, and 20% they are Dutch speaking. That means here the French speaking people are more than the Dutch speaking people. ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ गिनती में फ्रेंच बोलते हैं और कम लोग बोलते हैं डच. फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी हैव वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. कहने का भाव ये है कि फ्रांस बोलने वाले यानी फ्रेंच बोलने वाले, चाहे वो गिनती में 80% भी थे, फिर भी वो बहुत ही अमीर थे और वो ताकतवर भी थे. इससे क्या था कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, जो डच बोलने वाले लोग थे उनका तबका बड़े गुस्से में था. फ्रॉम द 1950s to 1960s, यानी इस एक दहाके में देयर वर टेंशंस बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़. बड़ी ही खिंचोतानी थी, आपसे मतभेद था इन लोगों में, दोनों तबकों में, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस. विच डिफरेंस? दैट फ्रेंच वर वेरी रिच एंड पावरफुल. ठीक है. जो फ्रेंच माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी होता है कम गिनती वाला, मेजॉरिटी होता है अधिक गिनती वाला. माइनॉरिटी में जो लोग थे फ्रेंच बोलने वाले, वो जो हैं
रिच भी थे और पावरफुल भी थे। इस कारण डच कम्युनिटी जो थी वो बड़ी गुस्से में थी, क्योंकि देखो हम जो पाई चार्ट में देख रहे हैं कि पूरे देश में डच स्पीकिंग वॉज 59%। फिर भी वो गरीब थे और उतने पावरफुल नहीं थे, जबकि फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 40% थे, लेकिन फिर भी वो अमीर थे और ताकतवर थे। इसी बात का गुस्सा जो है वो डच कम्युनिटी को था। नाउ यू से वी विल सी द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में एक डिफरेंट प्रॉब्लम थी। श्रीलंका जो है, दिस कंट्री इज़ एन आइलैंड कंट्री एंड इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, दैट इज़ टू द तमिलनाडु साइड। ये श्रीलंका ये एक आइलैंड कंट्री, एक टापू देश है, और ये हमारे दक्षिण भारत के बिल्कुल नीचे की ओर है, तमिलनाडु स्टेट के साइड में, उसकी ईस्टर्न तरफ है हमारी कंट्री की। दिस लैंड आइलैंड नेशन इज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़ पीपल। यहाँ लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, और पॉपुलेशन है वो डाइवर्स किस्म के। डाइवर्स मीन्स कुछ सिन्हाले हैं, कुछ तमिलियन हैं, तमिलियंस में भी कुछ इंडियन हैं। लाइकवाइज इन श्रीलंका द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स। जैसे आप यहाँ देखोगे, जो ये पाई चार्ट आपको दिखा रहा है श्रीलंका का, कि इसमें डिवीज़न में आपने देखा कि यहाँ जो दिखा रहे हैं कि श्रीलंका में सिन्हाला जो है वो 74% है। 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला बोलते हैं। तमिल जो हैं वो 18% है, और 18% में भी जो 13% हैं वो श्रीलंकन तमिलियंस, और इंडियन तमिलियंस जो हैं वो बिल्कुल 5% है। यानी कि इसमें जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप है उस तरह के नहीं है जैसे उसमें वहाँ रीजनल ग्रुप्स थी, रीजनल एंड लिंग्विस्टिक। यहाँ लिंग्विस्टिक है, जो कि बहुत बड़ी यहाँ की समस्या थी। तो जो श्रीलंकन तमिलियंस हैं वो ये पिंक जो एरिया है जितना भी, यहाँ श्रीलंकन तमिलियंस थे, और जो ये ग्रे कलर का यहाँ है ये हैं इंडियन तमिल्स, और ये जो येलो कलर का मैप में दिखाया गया एरिया ये है सिन्हालास का एरिया। और जो इनमें जो थे सिन्हालास वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, एंड द तमिलियंस बोथ either they were श्रीलंकन्स और they were इंडियंस, they were mostly हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और सिन्हालास और श्रीलंकन तमिलियंस और इंडियन तमिलियंस में केवल 7% वर दोज वर क्रिश्चियंस, दैट मीन्स दे बिलोंग टू ईसाई धर्म। ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया हुआ था। देखिए श्रीलंकन तमिल जो है 13% थे, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। तो इन्हें श्रीलंकन तमिलियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे वर बॉर्न हियर, दे वर नेटिव टू दिस लैंड, वो यहीं के रहने वाले थे। एंड 5% वर इंडियन तमिलियन। इन्हें इंडियन तमिलियंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैड गॉन देयर फ्रॉम इंडिया, वो वहाँ इंडिया से आए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल पीरियड जो था, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, यानी मज़दूरों के तौर पर आए थे, जो लोग कॉफ़ी टी वगैरह के बाग लगाते हैं उन बागों में काम करने के लिए। Sinhala speaking are mainly Buddhist, while the Tamil speaking people were either Hindus or Muslim. जो सिन्हाला हैं वो तो बुद्धिस्ट हैं जैसे मैंने आपको बताया, और तमिलियंस जो हैं वो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। केवल 7% लोग हैं those who are Christians. On the whole we can see there was a great linguistic problem in Sri Lanka, where 2 types of communities lived, that was Tamilians and Sinhalas. And Tamilians were divided again into 2 groups, Sri Lankan Tamilians and Indian Tamilians. Now जो Sinhalas belong to Buddhism, and Tamilians were following the religion of Hindu and Muslim. In both Sinhalas and Tamilians, there only 7% were Christian. That means there were 4 religions here. Mainly that was Buddhism, and second number Hindus and Muslims, and third was the Christianity. So here was a great linguistic problem. Now we'll see majoritarianism in Sri Lanka. What this majority of language do in Sri Lanka? क्या इसका रिजल्ट निकला? मेजॉरिटेरियनिज्म होता है, मेजॉरिटी मीन्स जो बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती में थे, हुज नंबर वॉज मोर इन द कंट्री, मोर हु वर देयर, they were Sinhalas. So here he says
Sri Lankan emerged as an independent country in 1948. हमें मिली थी आज़ादी 1947 में, ये हुआ 1948 में। तो 1948 में ये एक आज़ाद देश के रूप में उभर कर आया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ उन्होंने बिल्कुल सही दिखाया, देयर आर टू ग्रुप्स, दैट इज़ माइनॉरिटी जो कम गिनती में तमिल स्पीकिंग, मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकिंग, एंड इन दिस Sinhala majority is of Buddhisms, and in Tamilians it is Indian Tamilians and Sri Lankan Tamilians. They are Hindus and Muslims, and 7% is Christianity. Same here is shown in the map. Now the leaders of the Sinhala community, what did they do? Sought to secure dominance. वो अपने प्रभाव को बचाना चाहते थे over the government by the virtue of their majority. They thought that they were in the majority, so the country is of Sinhalas only, and they only can rule the country. So they were dominating the Tamilians. वो तमिलियन को अपने दबाव में रखते थे. In 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disgrading Tamil. अब इन्होंने क्या किया, 56 में एक एक्ट पास कर दिया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला, ताकि एक अलग पहचान सिन्हाला को दी जाए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पूरे दफ्तरों का काम जो है वो सिन्हाला भाषा में ही किया जाए, यानी उसको इन्होंने नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इससे देर सो तमिल्स वर रिगार्डेड, उनके जो सम्मान था उसको बड़ी ठेस लगी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। जो संविधान था उसमें एक नई लाइन ऐड कर दी, एक नया कानून ऐड कर दिया कि स्टेट यानी जो देश है, जो राष्ट्र है, इट विल प्रोटेक्ट, वो किसकी सुरक्षा करेगा, बुद्धिज़्म की। किसे फैलाएगा, बुद्धिज़्म को फैलाएगा। ऑल दीज मेयर्स जो ये स्टेप लंकन गवर्नमेंट ने उठाए, जो ये कदम बढ़ाए, जो एक के बाद एक आए, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। यानी तमिल्स को लगा कि सरकार हमसे बेमुख है, वो हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही, वो ना तो हमारी कल्चर, ना ही हमारी लैंग्वेज, ना ही हमारी सभ्यता, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। इसका नतीजा क्या निकला, जो उनके संबंध थे आपसी, किनके, सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज़, दे स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, उसमें गैप बढ़ता ही चला गया, खींच गए वो एक दूसरे से, एक दूसरे के दुश्मन हो। इससे देश में आतंक फैला। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, इन्होंने इसका खूब डटकर विरोध किया, अटैक्स किए सिन्हालास के दफ्तर्स पर, स्कूल्स पर, पुलिस स्टेशंस पर, उनके घरों पर, so that their language also get the same status as Sinhala. And then also they demanded of Tamil Ilan. Ilan means the अलग state. वो चाहते थे कि हमारी एक अलग स्टेट ही बना दी जाए, जहाँ से जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो तमिल के ही उभर कर आए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाई तमिल्स वर रिपीटली डिलाइन। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि उन्हें अलग स्टेट बनाया जाए और उनकी जो तमिल स्पीकिंग पॉलिटिशियंस हैं उनको जगह मिले पार्लियामेंट में, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसको उन्होंने इनकार ही कर दिया, एक तरफ ही कर दिया। डिस्ट्रस्ट होता है अविश्वास, जो ये अविश्वास था बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, एक दूसरे पर दोनों को ही विश्वास नहीं था, ना सिन्हाला करते थे किस पर, तमिलियंस पर, ना तमिलियंस करते थे सिन्हालास पर। टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, इससे इनका आपसी तकरार बढ़ा और देश में फैला आतंकवाद। इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर, इससे लगी सिविल वॉर। सिविल वॉर होता है जिसमें पूरी देश के लोग आपसी लड़ाई झगड़ों में उलझ जाएं, यानी देश की अंदरूनी लड़ाई, जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इट गिव्स बैड रिजल्ट, बैड इफेक्ट ऑन दी कंट्री। So he says the civil war caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. सिविल वॉर जो थी इसने एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया पूरे देश को, सेटबैक, धक्का पहुंचाना, उसे पीछे ले गया। किसमें,
टू द सोशल, सोशल सामाजिक तौर पर भी, कल्चरल सांस्कृतिक तौर पर भी, एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक तौर पर भी। यानी पूरा देश जो था वो आर्थिक तौर पर भी पिछड़ गया, पैसे के रूप में भी पीछे चला गया, उनकी संस्कृति भी बड़ी पिछड़ गई, एंड समाज, समाज तो बहुत ही पीछे चला गया। सो ये तो था कि तमिलियंस और सिन्हालास के बीच कैसी तकरार हुई। सिन्हाला गवर्नमेंट जो है वो चाहती ही नहीं थी कि तमिलियंस ऊपर उठ कर, दे डिड नॉट वांट द तमिलियंस टू गेट अप एंड हैव सेम say in the government. Now we will see what happened in Belgium. What did Belgian government do to solve their problem? As we see in this map that in Belgium there are three parts in both sides, that is in regions and in languages. See regions. One is Flemish region, then is Brussels region, and third this red one is Wallonia region. तीन हिस्से हैं इसके, तीन हिस्सों में ये बंटा था, एक फ्लैमिश, एक ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल थी बेल्जियम की, और तीसरा था वेलोनिया रीजन। और नाउ हियर कम्स द लैंग्वेज। लैंग्वेज इसमें यहाँ तीन भी बोली जाती थी। जो था फ्लैमिश, वहाँ तो बोली जाती थी डच, और यहाँ ब्रुसेल्स में डच और फ्रेंच, और जो वेलोनिया थी वहाँ फ्रेंच बोली जाती थी। एंड ये ग्रीन थोड़ा सा जो जर्मन के साथ इसका एरिया लगता, विच टच द जर्मन country, there 1% were the German speaking people. So you can see three languages, three regions which Flemish region, Wallonia region, and Brussels region, and languages which French, Dutch, and German. Now he says Belgium recognized the existence of regional differences. यहाँ रीजनल इलाकों का डिफरेंस भी था, तीन हिस्सों में बटा हुआ था देश, एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक तौर पर भी इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times, फ्रॉम 70 to 1993। अमेंडेड, चेंज करना, बदलाव लेके आए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। कितने बार? 4 times, 4 बार। So as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, ताकि ऐसा प्रबंध किया जाए, अरेंजमेंट की जाए, that every person in the country could live together with each one in the same country. They wanted that every citizen of the country should live in harmony in their country. वो चाहते थे खुशहाली से रहें सभी लोग मिलजुल कर, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी की भाषा के हों। इसलिए उन्होंने क्या किया? दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। जो बेल्जियन का ये नया मॉडल सामने आया कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो इन्होंने अपनी समस्या सुलझाने का जो नया तरीका रखा, इसकी कुछ खासियतें हैं, एलिमेंट्स, खासियत। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच speaking ministers shall be equal in the central government। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर उसमें 100 मंत्री हम पार्लियामेंट में लेकर आते हैं तो उनकी इक्वल नंबरिंग हो, जैसे 50 ही फ्रेंच स्पीकिंग हो, 50 ही डच स्पीकिंग हो। दैट मीन्स इफ द number of ministers, that elected ministers in the parliament of Belgium is 100, then 50 must be of French and 50 of Dutch speaking areas. Many powers of the central government have been given to the states government of the two of the regions of the country. बहुत सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत सारे काम किनको दे दिए? स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 regions, दैट इज फ्लेमिश एंड वेलोनिया रीजन। उन दोनों तबकों के जो अलग अलग स्टेट्स थी, बहुत सारी पावर्स, बहुत सारे वर्क्स वो उन्होंने उनको ही दे दिए। ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ दी कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स जो था उसने अपनी अलग गवर्नमेंट बनाई, उसमें उन्होंने क्या किया कि दोनों ही कम्युनिटीज़ जो थी उनको एक जैसी रिप्रेजेंटेशन दे दी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि if in the parliament there are 100 ministers, 50 were of Dutch and 50 were of French. Apart from the central and state government, there is a third kind of government. That means here is 3-tier government. From the central and state government,
इसके अलावा यहाँ एक तीसरी किस्म की गवर्नमेंट है, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट, तबकों की सरकार। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Belgium, in Belgium, the leaders, जो नेता थे, the government, they recognize, उनको समझ में आ गया कि if they give respect all the religions, they respect all the regions, they respect their languages, their feelings, then the country will run in harmony. सब काम peace में होगा. But in Sri Lanka they did not do this. They gave more respect to whom? To the Sinhalas. So there were conflicts every time. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others, तो श्रीलंका में क्या दिखाई दिया कि अगर मेजॉरिटी जो बहुत ज़्यादा गिनती में है पॉपुलेशन, अगर वो अपना प्रभाव, अपना दबाव दिखाने की कोशिश करे दूसरों पर, लाइक सिन्हालास डोमिनेटेड द तमिलियंस इन श्रीलंका एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और उनके साथ वो मिलजुल कर काम करना पसंद नहीं करती, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो जो देश की एकता है वो टूट जाती है. दैट डज नॉट वर्क लाइक इट डिड इन बेल्जियम. बेल्जियम जो है वो कामयाब हो गया और श्रीलंका अपनी पॉलिसी में फेल हो गया. नाउ व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग होती क्या है? पावर शेयरिंग का अगर हम आम भाषा में बात करें तो पावर शेयरिंग होती है काम का बांटना ग्रुप्स में. जैसे हम घर में होते हैं, काम मम्मी का और है, पापा का और है, बच्चों का और है. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क, सब मिलजुल कर काम करते हैं. हियर पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ हमने बात करना है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार अपने काम कैसे बांटती है. सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सरकार अपना काम जो है वो 3 हिस्सों में बांटती है. लेजिस्लेटरी सरकार, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी यानी न्यायपालिका में, और एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कानून को लागू करते हैं. पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. जो पावर शेयरिंग है, जो हम काम को बांट देते हैं कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, इससे खुशहाली भी आती है, टिकाऊपन भी आता है. वी सी इफ़ ए particular area runs a peaceful life, if a house runs a peaceful life, that means work is shared equally. Every person does what work is given to that particular person in a good manner. Same is the condition of the country. इससे क्या होता है, सरकार टिकाऊ बनी रहती है. इन पावर शेयरिंग, पावर माइट इवन बी शेयर्ड एट डिस्टिंक्ट लेवल्स सच एज यूनियन, स्टेट, लोकल. पावर शेयरिंग में ये भी हो सकता है कि सरकार में एक अलग अलग लेवल तक काम बांट दिए जाते हैं, जैसे यूनियन जिसे हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल यानी डाउन लेवल जिसे पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ भी कह देते हैं. देखो यहाँ जो फिगर है इसमें यही दिखाया गया कि जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो देन द कंट्री इज़ यूनाइटेड, इट वर्क्स इन हार्मनी, पीस ऑलवेज इज़ इन यूनिटी. सो everyone should work united, that is why power is shared, इसीलिए काम बांटे जाते हैं. why is power sharing desirable? क्यों ज़रूरी है ये, क्यों होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? thus 2 different sets of reason can be given in favor of power sharing. पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, इसके लिए 2 खास रीजंस हैं. फर्स्ट इज़ पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट मीन्स तकरार की संभावना नहीं इसमें रहती, पॉसिबिलिटी होती है संभावना. ये क्या करती है, ऐसा समा बनाती है कि आपसी तकरार हो ही ना. इट मेक्स सच ए वर्क डूइंग पॉसिबिलिटीज दैट देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी ग्रुप. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracy. दूसरा गहराई से देखने वाला कारण ये है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों अच्छी चीज़ है. पावर शेयरिंग इज़ ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. देखो हम घर में एकता चाहते हैं, घर में काम करना चाहते हैं तो सारे काम बांट दिए जाते हैं. मदर ये काम करेगी, फादर ये काम करेगी, बच्चों को छोटे मोटे काम दे तो सारे काम बराबर चलते हैं, घर भी खुशहाली से चलता है. सेम इज़ द कंट्री, वहाँ भी ऐसा ही होता है. फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द लोअर लेवल द वर्क इज़ डिवाइडेड.
A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. जो जिनके भी कामों से पूरा देश प्रभावित होता है उनमें ये काम आपस में बांट दिए जाते हैं. पावर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि शारीरिक ताकत. पावर ये है काम. काम जिसकी वजह से आपको स्टेबल रहने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है, टिकाऊपन मिलता है आपको. एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. सो पूरा देश को प्रभावित करते हैं और पूरा देश उनके असर में रहता है. तो उन लोगों के बीच इन कामों को बांटना, दैट इज़ पावर शेयरिंग, एंड इट इज़ वेरी कंपल्सरी इन डेमोक्रेसी. प्रूडेंशियल रीजंस. प्रूडेंशियल होता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो लॉसेस एंड गेन्स हैं उनकी इक्वली जो हम केयरफुली कैलकुलेशन करते हैं. दैट मीन्स वी बिफोर डूइंग एनी वर्क वी कैलकुलेट वेदर व्हाट विल बी द लॉसेस, क्या उसकी हानियाँ होंगी, क्या उसकी लाभ होंगे, व्हाट विल बी द गेन्स ऑफ दैट वर्क. सो प्रूडेंशियल रीजंस आर दैट it reduces the possibilities of conflicts between social groups. It gives a stability to government. It strengthens the unity of the country. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो है आपसी तकरार को संभावना नहीं इसमें रहती और गवर्नमेंट टिकाऊ रहती है और जो देश की एकता है उसको ये मजबूत बनाती है. मॉरल रीजंस इसमें क्या है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. डेमोक्रेसी का एक ख़ास हिस्सा है ये, जो इसकी एकता को, इसकी ज़रूरत को बनाए रखती है. पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. उन पर कैसे राज किया जाए इसके लिए लोगों के साथ बातचीत करना, उनकी सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है. इसीलिए पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसीज में बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल इन डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो कितने टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है, क्यों होती है ये पावर शेयरिंग, वाई डज इट टेक प्लेस. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged इन opposition to the notions of undivided political power. ये जो आइडिया, ये जो विचार है पावर शेयरिंग का, इट हैज़ emerged, इट केम आउट इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. अनडिवाइडेड जो बांटी ना जा सके राजनीतिक काम, उनकी जो नोशन, उनका जो काम करने का तरीका देखा गया उसको देखकर ये आइडिया, दिस idea came of power sharing, that work should be distributed among different levels and different parts of different organs of the government. And for a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of a person located at one place. पहले होता था राजा के पास पूरा पावर्स हैं, राजा जो है वही न्याय करता था, वही सेनापति को आदेश देता था, वही सारे काम करता था. फॉर ए लॉन्ग टाइम इट the states run in the country, the work was done in the same way. But after some time when the opposition saw this, that this is not a good way to run the country, then there came the idea of power sharing कि काम जो है वो बांट देने चाहिए. न्यायपालिका अलग हो, वो जो कानून को लागू करें, जो उससे सहमत होकर उसे लागू करें वो अलग हों, राजपाट चलाने वाले अलग लोग हों. One basic principle of power sharing is that people are the source of all political power. सबसे बड़ा इसका जो खासियत वो है वो that is the government is elected by the people. So the full power, पूरी राजनीतिक power, full political power is in the hands of the people. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups. सभी तबकों को, चाहे कोई अलग धर्म के हों, चाहे कोई भाषा के हों, चाहे उनकी अलग सभ्यता संस्कृति है, देन ऑल्सो दे आर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, उनका पूरा आदर सत्कार किया जाता है. एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, जिस समाज में के जो भी विचारधारा हो उस विचारधारा को पूरी इज्जत मान सत्कार दिया जाता है. एवरी वन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स. हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपनी विचार दे सकता है पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक को एक अलग शेप देने में, उसको एक अलग तरीके से लागू करने में. देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल.
इसका मतलब यही है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर, जो राजनीतिक काम हैं, दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्हें बांटना चाहिए अधिक से अधिक लोगों में जितना संभव हो सके, ताकि जो काम है दैट कम्स इन ए स्मूथ मैनर, दैट इज वर्क इन ए डेमोक्रेसी शुड बी डिवाइडेड इक्वली, every person has a say, government as the government is elected by the people, so the full power is in the hands of the people. You every group is respected, every language is respected, every idea of the society, different societies is also respected in a democracy. So that is why there came the idea of power sharing, and the power sharing has many types. This is of 4 types of power sharing. Now we will first see horizontal division of power. Horizontal होता है in one level how the power is divided, that is in our central government. As here in the map of India you can see सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, उसको कैसे बांटा जाता है, हाउ इज़ इट डिवाइडेड? इट इज़ डिवाइडेड इन 3 different organs, that is legislation, जिसे हम गवर्नमेंट कह देते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्री और उसके मंत्रिमंडल, then is executive, that is president and vice president, then is judiciary, that is न्यायपालिका, जिसका उच्च अधिकारी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. So here is the legislature, the party, and its senate, executive, president and vice president, and judiciary is the chief justice, judges, and the advocates. So in the horizontal division of power, the each of these organs is placed at the same level to exercise different powers. It is only in the center, in the main government, these are divided into 3 groups. So none of them has unlimited power. अनलिमिटेड होते कि बिना हदबंदी के इनकी पावर्स नहीं, अनलिमिटेड नहीं इनकी पावर्स, इनके पास लिमिटेड पावर्स हैं, विच आर ऑल्सो मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Thus maintains balance. That is why they are in a balance. All the 3, that is legislature, executive, and judiciary. They have minimum powers. They can't work out of the way of their powers. Each one of them keeps watch on the functioning of the other 2. They watch the work of the other. Legislature watches executive, judiciary, legislature, like this. Judiciary also watches the work of executive. That means they check the work of each other, how they are working, how they are working, how do they do their work, are they not in a conflict with each other? No. Hence it is called check and balance system, because these 3 legislature, executive, and judiciary work together in a balanced manner, have limited powers, check the works of others, each other, whether they are working smoothly in harmony. That is why this is called check and balance system. That is horizontal division of power is also called check and balance system. That means they check the work of each, एक दूसरे के काम को ध्यान से देखते हैं, वॉच करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, और इसी कारण वो बैलेंस में ही चलते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं करता, पता है कि वो मेरे काम को देख रहा है. Then comes the second division, that is vertical division of power. वर्टिकल डिवीज़न होता है ऊपर से नीचे की तरफ पावर्स को बांटा जाना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे की तरफ को आना. एज यू आर सीइंग इन दी पिक्चर हियर, दैट यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट, देन कम्स द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत. जैज इन इंडिया इज first we have the central government, then we have state governments, then we have municipalities in towns, and in villages we have gram panchayats. Both the central and state government have transferred power and resources to the local bodies. Vertical division, in vertical division, the powers, that is the work, is divided in all these 3 levels: central, state, and municipality or panchayat. That is, both the central and state government has transferred some powers.
powers means some works to this local bodies. Their local bodies are municipality and panchayats. The central government is set up for the whole nation. This union government और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, ठीक है, ये सारे देश के लिए बनी होती है. इट रन्स द होल कंट्री एंड द स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेट अप फॉर ईच प्रोविंसेस और स्टेट्स. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक स्टेट की अलग है. दैट इज़ फॉर पंजाब इट इज़ अदर, फॉर हरियाणा इट इज़ अदर, एंड तमिलनाडु, Rajasthan, they all have their own governments. The central government shares some powers too with the state government, and this central government it gives some powers to the state government. As you can see in Belgium में ऐसा ही हुआ, सेंटर ने कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट्स को दे दी. सेम हैज़ हैपेंड हियर. एंड देन इन एक बिग कंट्री लाइक इंडिया, वहाँ भी एक तीसरी टायर थी, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट. Here also we have local government. That means in India there is a three-tier government. Three-tier means first is central government, second is state government, and third is municipality or panchayat. So in a bigger country like India, this type of two-tier system is not sufficient. Two-tier means union and central government. State government is not sufficient for such a big country. So the third level is made, that is local self-government, in which comes municipalities, gram panchayats, etc. So the vertical division of power helps the whole country to work smoothly as the power is distribution. That means work is divided in different levels vertically from upper to the lower level, like in India, and same was in, you can see, almost Belgium. Then the third is social division of power, that is सामाजिक तौर पर पावर्स यानी कामों को कैसे बांटा जाता है. एज द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस. दो तरह के सामाजिक तबके होते हैं, एक बोली के आधार पर, एक धर्म के आधार पर. एज यू कैन सी इन दिस मैप देयर आर रीजन्स शोन विद डिफरेंट रिलीजन्स. अलग अलग धर्म दिखाए गए हैं, अलग अलग भाषा के लोग, जातियों के लोग भी दिखाए गए हैं. सोशली वीकर सेक्शंस ऑलवेज हैव टू हैव शेयर इन पावर. जो सामाजिक तौर पर कमज़ोर तबके हैं उनको हमेशा कुछ काम अलग दिए जाते हैं. दे आर ऑल्सो गिवन ए स्टेटस टू शेयर द पावर. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ वन एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. जैसे वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई बेल्जियम में, वो तभी बनाई गई ताकि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको अलग पावर्स दिए जा सकें. इन इंडिया इट इज़ डन बाय द वे ऑफ रिजर्वेशन. और इंडिया में इन वीकर सेक्शंस को कैसे पावर्स दी जाती हैं, दैट इज़ रिजर्वेशन. इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन, SCs एंड STs. हमारी पार्लियामेंट में भी और स्टेट से में भी, म्यूनसिपैलिटीज़ में एंड इन पंचायत, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन, फॉर SCs that is scheduled caste and scheduled tribe. That is social division. How it works in a country, in a diverse country like India. Everyone has to get a chance to work in the parliament, in running the government. So the power is divided between different groups, that is women, SCs and STs. Now is the fourth type of power sharing, that is among the political parties. Political parties राजनीतिक पार्टियाँ, प्रेशर ग्रुप्स जो दूसरों को दबा कर रखते हैं, and movements where different type of movements are organized, like a movement is nowadays Beti Padhao, Beti Bachao, like this. Parties compete with each other to come into power. Different parties like BJP, Congress, AAP, etc. they compete. उनका competition चलता है that who is going to come in power. As you can see in this map, somewhere it is Akali Dal, somewhere it is Azad Umeedwar, somewhere it is BJP, somewhere it is Congress, somewhere it is AIDAMK, like this. All the parties compete in the whole country to come into the power, so that they can come into the power in the parliament and run the government. With the emergence of coalition government, many parties share power at the same time. आजकल हमारे coalition
गवर्नमेंट का समझ चल रहा है, क्योंकि एक ही पार्टी जो है हमेशा प्रभाव में नहीं आती, तो उसे बहुमत नहीं मिलता. एंड फ्रॉम लास्ट टाइम इट इज़ बीजेपी हु इज़ गेटिंग बहुमत, बट in otherwise they one or two or more parties, they come along and make the government. This type of government is called coalition government. Emergence होती है होंद में आना. Pressure groups and movements have share in power by exerting pressure on the government. जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो या मूवमेंट्स चलाते हैं अलग अलग तरह की, दे गिव पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू गिव देम पावर्स. So they are also given powers in their areas. They exert pressure by various means and get policies framed in their favor. वो इतना दबाव डालते हैं कि सरकार को उनके फेवर में, उनकी हिमायत में कानून बनाने पड़ते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ तैयार करनी पड़ती हैं. इस तरह पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आधार पर भी काम बढ़ जाती है. सो इन दिस टॉपिक वी लर्न एवरीथिंग, how power sharing is done and different forms of the power sharing. Thank you, children. If you like this lesson, my lecture, then please like and share it, and also subscribe my channel.